हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉगयान चैनल में। आज सीआरपीसी के इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गिरफ्तारी के बारे में। गिरफ्तारी के क्या प्रोविज़न हैं, गिरफ्तारी के बारे में सीआरपीसी में कहाँ कहाँ प्रावधान दिए गए हैं, ये सब हम लोग बात करेंगे। चैप्टर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा आपको हमने पढ़ा दिया था। अब चैप्टर 5 से शुरू करेंगे। चैप्टर 5 में क्या दिया गया है, चैप्टर 5 में कहाँ से पढ़ना है, ये सब हम आपको बताएंगे। चैप्टर 5 में गिरफ्तारी के बारे में प्रोविज़न है और इसके अलावा चैप्टर 6 में भी कुछ गिरफ्तारी के बारे में प्रोविज़न है। तो दोनों को अलग अलग किस प्रकार करते हैं वो आइए देखते हैं। देखिए, गिरफ्तारी जो सीआरपीसी में दी गई है वो दो तरीके की गिरफ्तारी दी गई है। एक तो गिरफ्तारी विद वारंट और एक है गिरफ्तारी विदाउट वारंट। तो गिरफ्तारी को दो पार्ट में बांट लेते हैं। गिरफ्तारी, इसको इंग्लिश में कहते हैं अरेस्ट। तो एक तो हो गई विद वारंट और एक हो गई विदाउट वारंट। कब गिरफ्तारी को विद वारंट किया जाएगा और कब गिरफ्तारी को विदाउट वारंट किया जाएगा। आप जानते हैं कि हम लोगों ने वारंट मामले पढ़े, समन मामले पढ़े और डेफिनेशंस पढ़ी, तो उसमें अरेस्ट के आधार पर भी किस मामले में अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है और किस मामले में अरेस्ट विद वारंट हो सकता है, ये सब प्रोविज़न हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। तो अरेस्ट विद वारंट के मामले में जो अधिकतर धाराएं दी गई हैं वो धारा 70 से 81 तक प्रोविज़न दिए गए हैं। ठीक है। और विदाउट वारंट मामले में धारा 41 से शुरू होकर प्रोविज़न कहाँ तक है, 44 तक। और ये जो बीच का पार्ट रह गया है 44 से 70 तक, इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक तो दिया गया है आपका 45 से लेके 60 तक क्या दिया गया है, गिरफ्तारी कैसे होगी, गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार क्या होंगे, गिरफ्तारी कैसे होगी, और ये ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा संशोधन हुए हैं इस तरफ। गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार। ठीक है। अगर आपने अभी तक वेयर एक्ट नहीं देखा है तो वेयर एक्ट लेके बैठिए, हमारी क्लास में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक कॉपी पेन और वेयर एक्ट, जो चीज़ हम यहाँ नोट करा देते हैं वो नोट कर लीजिए, और जो पीडीएफ देनी होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनना शुरू होता है, एक तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा चैप्टर, गिरफ्तारी के संबंध में कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर 5 है गिरफ्तारी के संबंध में। चैप्टर 5 का जो टाइटल है वो क्या कहता है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। तो चैप्टर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर सेक्शन और सेक्शन के अंदर के प्रोविजन पूछे जाएंगे, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप दो चीज़ें क्लियर हो गई ना आपको, कि एक होता है अरेस्ट विद वारंट और एक होता है अरेस्ट विदाउट वारंट। तो अरेस्ट विद वारंट दिया हुआ है चैप्टर 5 में, अरेस्ट विदाउट वारंट दिया गया है चैप्टर 5 में, और अरेस्ट विद वारंट होगा चैप्टर, ये आ जाएगा आपका चैप्टर 6। ठीक है। और ये भी चैप्टर 6 का पार्ट है। एक बार हम लोग चैप्टर और देख लेते हैं कि चैप्टर किस तरीके से डिफाइंड है। यहाँ पे देखते हैं चैप्टर 5। ये क्या कहता है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। इसमें सेक्शन कौन कौन से हैं, सेक्शन 41 से लेके, और सेक्शन कहाँ तक जाएगा ये चैप्टर, चैप्टर 5 आपका जाता है 45 तक। एक मिनट क्लियर कर लेना दीजिए। चैप्टर से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए चैप्टर देखना भी जरूरी है कि चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है। ये जाएगा आपका 41 से 60A तक।
ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है चैप्टर 5 कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताएंगे 41 से 60A तक। ठीक, अब आ जाइए चैप्टर 6। चैप्टर 6 में 2 पार्ट दिए गए। पहला पार्ट है समन, और समन वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है? समन वाला पार्ट है धारा 61 से 69 तक। ठीक है, ये पार्ट क्या कहलाता? का है आपका समन वाला पार्ट, और जो है धारा 61 से 69 तक के पार्ट में। ठीक है, और खा है ठीक है। आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर हैं और जो सेक्शन है वो एकदम क्लियर करके पढ़ लीजिएगा। क्लियर होना चाहिए आपके मन में कि चैप्टर कहाँ से कहाँ तक दिया है, सेक्शन कहाँ से कहाँ तक दिया है। और इसी चैप्टर का 3rd पार्ट भी है। ये कौन सा है? उसका सेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन 90 तक। ये आपको तैयार होना चाहिए। चैप्टर 5 में कौन कौन से सेक्शन है, चैप्टर 6 में कौन कौन से सेक्शन है, कौन कौन से पार्ट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है प्री में तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी इनके आगे प्रोविजंस पढ़ेंगे तो अपने आप आपको चैप्टर तैयार हो जाएंगे। चैप्टर 7 से फिर चीज़ें पेश करने के लिए, विवश करने के लिए आदेशिका आती है, उसका नाम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर 5 और चैप्टर 6। ये देखिए आपका 7 मिनट का लेक्चर केवल इसमें बीत गया कि चैप्टर कौन कौन से हैं, लेकिन ये 7 मिनट आपके इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, और हर वो पॉइंट जहाँ पर समय कितना भी लगे, हर वो पॉइंट जहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, वहाँ से मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करते हुए चलूँगा। अब आइए हम लोग चलते हैं सेक्शन 41 पर। सेक्शन 41 में कुछ कंडीशंस दी गई हैं, धारा 41, कि कौन सी ऐसी परिस्थिति हैं जब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर पाएगी। विदाउट वारंट पुलिस द्वारा गिरफ्तारी। देखिए सेक्शन 41 इस बारे में बात करता है। सेक्शन 42 असंज्ञेय मामलों में कब व्यक्ति की विदाउट वारंट गिरफ्तारी हो सकेगी। 43, 44 भी प्रोविजन करता है। ठीक है, और ये सभी सेक्शन प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 41 स्पेशली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किन परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकेगा, ये चीज हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं गिरफ्तारी है क्या। तो क्या आपको जब मैंने सेक्शन 2 पढ़ाया था तो क्या उसमें गिरफ्तारी की परिभाषा दी थी? तो गिरफ्तारी की परिभाषा नहीं दी थी, क्योंकि गिरफ्तारी की परिभाषा ना तो आपको आईपीसी में मिलेगी, ना ही आपको सीआरपीसी में मिलेगी। तो क्या गिरफ्तारी को परिभाषित नहीं किया जा सकता? हाँ, गिरफ्तारी को परिभाषित किया नहीं गया है, लेकिन सामान्य अर्थों में हम समझें तो गिरफ्तारी क्या है कि किसी प्रोसीजर ऑफ लॉ से, विधिक प्रक्रिया से, किससे, जो विधिक प्रक्रिया है, लॉ में जो प्रोसीजर दिया गया है उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना। तो क्या किसी व्यक्ति को हम अगर ऐसे करके उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करके उसके घर में बंद कर दें तो क्या ये अरेस्ट हो जाएगा? नहीं। प्रोसीजर ऑफ लॉ लागू होना चाहिए, कोई ना कोई धारा लागू होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसके द्वारा आपने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया हो, है ना, जिसके द्वारा आपने उस व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया हो। अगर आप बिना किसी कारण के करेंगे तो फिर वो अपराध हो जाएगा, सदोष परिरोध का अपराध बनेगा। अगर उसके पास निकलने का रास्ता है तो सदोष अवरोध का भी अपराध बन सकता है, वो अपराध की श्रेणी में चला जाएगा। लेकिन अगर प्रोसीजर, देखिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है, तो अगर देखा जाए तो मृत्युदंड भी तो एक तरीके का मानव वध है ना।
तो क्या जो व्यक्ति जो जल्लाद मृत्युदंड दे रहा है या जो जज उस पर साइन कर रहा है ऑर्डर पर, क्या वो अपराध कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो प्रोसीजर के द्वारा कार्य कर रहा है, जो लॉ में प्रोसीजर दिया गया है उसके द्वारा कार्य कर रहा है। अगर लॉ अवॉइडिंग वर्क है, लॉ के द्वारा प्रतिबद्ध वर्क है, तो फिर आपको कोई भी क्राइम या कोई भी अपराध जनित नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई प्रोसीजर ऐसा है जिसके द्वारा व्यक्ति अरेस्ट किया जा रहा है और विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, तो वो क्या होगा? वो गिरफ्तारी मानी जाएगी। हालांकि गिरफ्तारी की परिभाषा आपसे प्री में नहीं पूछी जाएगी क्योंकि प्रोविजन में नहीं दी गई है, बट समझना जरूरी है। हम सब कुछ वो नहीं पढ़ रहे हैं जो प्री में ही आए, हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपकी समझ बढ़ाए सीआरपीसी के बारे में। अब आइए सेक्शन 41 पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी, ये किस धारा में प्रावधान है? तो ये किस धारा में प्रावधान है? आपके सामने लिखी हुई है धारा 41 ये प्रावधान करती है कि पुलिस कब गिरफ्तार कर सकेगी? पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। ठीक है, अब आ जाइए नीचे, कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा, उसको वारंट लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए पुलिस अधिकारी खड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति आके एक पर्सन बी को गोली मार देता है, तो क्या पुलिस अधिकारी इंतजार करेगा या पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट से वारंट लेगा उसके बाद उसको अरेस्ट करेगा? नहीं। सेक्शन 41 का सब क्लॉज 1A उसको परमिशन देता है कि आपके सामने संज्ञेय अपराध हुआ है और आप इस व्यक्ति को अरेस्ट कीजिए। ठीक है, तो पहला हो गया पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अगर संज्ञेय अपराध करता है। दूसरा पॉइंट, जिसके विरुद्ध युक्त परवाद किया गया। क्या है? युक्त परवाद किया है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है। किस बात की? कि उसने ऐसा कोई अपराध किया है जो 7 वर्ष या उसके कम कारावास से दंडनीय है। अगर उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति जिसके विरुद्ध क्या प्राप्त हुई है? युक्त जानकारी, विश्वसनीय जानकारी या युक्त परवाद। ये पॉइंट जो है ना, विश्वसनीय जानकारी, युक्त परवाद, यहीं से क्वेश्चन आपको अगर फंसाना होगा तो यहीं से क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए ये पॉइंट जरूर याद किया कीजिएगा। जिसके विरुद्ध युक्त परवाद किया गया हो या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई हो कि उसने ऐसे कारावास जो कितने से 7 वर्ष से कम हो या 7 वर्ष तक से दंड से दंडनीय हो, ऐसा कोई अपराध किया है, तो उसके विरुद्ध उसको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, क्या पुलिस अधिकारी को यह पावर दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी उसे जानकारी प्राप्त हुई है, कोई परवाद नहीं आई, कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन उसे जानकारी मिली है। जानकारी कहाँ से मिली है भाई? समाज में इनके मुखबिर भी रहते हैं, इनके और संपर्क सूत्र भी रहते हैं। जानकारी मिली है कि कोई ऐसा अपराध कर रहा है या किसी ने ऐसा अपराध किया है जो 7 वर्ष से अधिक दंड से दंडनीय है, तो ऐसे व्यक्ति को आप बिना वारंट के तुरंत अरेस्ट कर सकेंगे। मतलब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के तुरंत अरेस्ट कर सकेगा। या फिर युक्त परवाद हुआ है, मतलब कंप्लेन हुई है ना, रीजनेबल कंप्लेन आई है कि ऐसे व्यक्ति ने कोई 7 वर्ष या उससे कम दंड से दंडनीय अपराध किया है, तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 41(1)(b) में एक और पॉइंट दिया गया है कि पुलिस अधिकारी कब गिरफ्तार करेगा, मतलब गिरफ्तार करने की क्या क्या कंडीशंस हैं, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले उसके आगे की चीजें पढ़ लेते हैं कि पुलिस अधिकारी और कब गिरफ्तार कर सकेगा। ठीक है, तो सेक्शन 41 का बी का सेकंड पार्ट कहता है कि जिसके विरुद्ध विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने 7 वर्ष या उससे अधिक का जुर्माने सहित या जुर्माने रहित, मतलब 7 वर्ष या उससे अधिक के दंड से दंडनीय कोई अपराध किया है, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी अरेस्ट कर सकेगा। तो 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट, अगर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध किया हो। दूसरा पॉइंट, अगर 7 वर्ष या उससे कम से दंडनीय अपराध का युक्त शिकायत मिली हो और विश्वसनीय जानकारी मिली हो। और तीसरा पॉइंट हो गया कि 7 वर्ष या उससे अधिक दंड से दंडनीय अपराध की विश्वसनीय जानकारी मिली हो। ये 3 पॉइंट है जब पुलिस बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगी। चौथा पॉइंट क्या कहता है? अपराधी उद्घोषित अपराधी हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। कौन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे। कब्जे में चुराई हुई संपत्ति होने का संदेह हो, कि जैसे ए पर्सन है, उसके कब्जे में चुराई हुई संपत्ति है,
तो वो उसको गिरफ्तार कर सकेगा पुलिस अधिकारी। ठीक है, या पुलिस अधिकारी कोई कार्य कर रहा है, उसके कार्य के दौरान बाधा पहुंचा रहा है। मान लीजिए पुलिस अधिकारी क्या कर रहा है, पुलिस अधिकारी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, तो उसके पीछे उसके बाधा पहुंचाना, मतलब उसको रोकना, उसको किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न करना, है ना, तो व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। या फिर पुलिस अधिकारी की विधिपूर्ण अभिरक्षा से भागने का कोई प्रयत्न कर रहा है, तो उसको पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकेगा। फिर से मान लीजिए किसी का कस्टडी है और कस्टडी से कोई भागने का प्रयास कर रहा है, तो क्या वारंट लेने के लिए जाएगा? नहीं, बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। अगला है संघ के सशस्त्र बलों का अवित्याजक हो, मतलब संघ के सशस्त्र बल से वो भागा हुआ व्यक्ति हो, भगौड़ा हो, सामान्य भाषा में कहें कि जो सेना छोड़ के भागा हो या सशस्त्र बल छोड़ के भागा हो, ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के। उसने भारत के बाहर कोई ऐसा कार्य किया हो जो भारत में किया होता तो दंडनीय है, तो फिर उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। अगला पॉइंट है जो छोड़ा हुआ सिद्ध दोष हो, जो धारा 356(5) में कंडीशन लगा के छोड़ देते हैं व्यक्ति को कि ये कंडीशंस है, इनका पालन कीजिएगा। ठीक है, हम आपको छोड़ रहे हैं, कंडीशंस का पालन कीजिएगा, तो ऐसे सिद्ध दोष व्यक्ति को भी अरेस्ट किया जाएगा अगर वो उन कंडीशंस को भंग करता है तो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है किसी गिरफ्तारी के लिए अन्य प्राधिकारी से लिखित अध्यपेक्षा प्राप्त हुई हो, लिखित में रिक्वेस्ट प्राप्त हुई हो कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, ऐसे ऐसे व्यक्ति की हमें तलाश है, और आपके अगर क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति हो तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लीजिए। अगर ऐसी कोई पुलिस से अध्यपेक्षा, वो लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है, यहाँ पे मौखिक और जोड़ लीजिएगा, लिखित हो या मौखिक हो। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि धारा 41 में जो अध्यपेक्षा दी जाएगी वो लिखित हो सकेगी कि केवल लिखित, केवल मौखिक, या लिखित या मौखिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका क्या होगा, लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो सेक्शन 41 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लंबा सेक्शन है, इसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो अरेस्ट किया, 10 कंडीशंस कहाँ दी गई हैं, 10 कंडीशंस दी गई हैं आपकी सेक्शन 41 में। 10 परिस्थितियों का उल्लेख है सीआरपीसी में जहां व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति, धारा 41(1) का कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कैसा अपराध करता है, संज्ञेय अपराध, अपराध संज्ञेय होना चाहिए, संज्ञेय अपराध करता है तो बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं होगी। और संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है, ये कहां से पता चलेगा, ये सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची से पता चलेगा। ठीक है, तो अगर उसको वारंट के बिना गिरफ्तार करना है, अगर उसने संज्ञेय अपराध किया, तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, 7 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए दंडनीय है, और 2 कंडीशन है, या तो युक्त शिकायत हुई है या फिर विश्वास करने का कारण है, कोई विश्वास करने का कारण है कि इसने ऐसे अपराध को अंजाम दिया है जो 7 वर्ष या उससे कम अवधि से दंडनीय है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इसी में अंदर एक पॉइंट दिया गया कि कौन कौन सी कंडीशन है जब पुलिस अधिकारी अरेस्ट करेगा, अरेस्ट कब कब अरेस्ट करेगा। तो पहला है कि पुलिस अधिकारी के पास ऐसे प्रवाद विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ठीक है, कब, पहला पॉइंट कहता है कि कोई व्यक्ति को ऐसे अपराध करने से निवारित करने के लिए, मतलब किसी ने कोई ऑफेंस किया है, इसकी जानकारी और पता है कि आगे भी वो इस तरीके का ऑफेंस कर सकता है, उसको रोकने के लिए। कैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक मर्डर करके आया और उसको आपने अरेस्ट नहीं किया, तो वो हो सकता है दूसरा मर्डर कर दे। तो ऐसे अपराध को रोकने के लिए व्यक्ति को अरेस्ट करना होगा। अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसे लगता है कि अगर इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया तो इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत आएगी, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में उसको गिरफ्तार कर लेगा उसको। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ऐसे व्यक्ति से खतरा है कि साक्ष्य को गायब कर सकता है या साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है। मतलब ऐसे व्यक्ति से कंडीशन ये होती है कि अगर मान लो साक्ष्य को गायब कर रहा है या साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि साक्ष्य से छेड़छाड़ ना हो पाए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति से जो कोई धमकी, वायदा या उत्प्रेरणा से निवारित किया जा सकता है किसी व्यक्ति को। जैसे मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है, उसमें कोई व्यक्ति गवाह है, कोई व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी है, कोई व्यक्ति गवाह है, तो ऐसे व्यक्ति को वो धमकी देगा या फिर उसको कोई प्रलोभन दे सकता, कोई वायदा कर सकता है, तो ऐसे किसी काम से रोकने के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, है ना। और अगर
ऐसे पर्सन को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हो सकता है वो न्यायालय में सही समय पर उपस्थित ना हो। तो ये सब कंडीशंस हैं, इन सब कंडीशंस के कारण व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इन कंडीशंस को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये प्री और मेंस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी परिस्थिति में व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक है, और 3 ये दे देंगे और एक कुछ और बना के दे देंगे। तो आपको बताना है कि इन 3 परिस्थिति में गिरफ्तार करना आवश्यक है और इस परिस्थिति में गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर इसका एक परंतु और है, अगर मान लीजिए ये सब कंडीशंस हैं और पुलिस अधिकारी को लगता है कि नहीं इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, मतलब उसके पास पैसा पहुंच चुका है कि ऐसे पर्सन को अरेस्ट ना करें, जो कि प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, ऐसी कंडीशन में ये प्रोविजन क्या कहता है, इस प्रोविजन में एक परंतु है, वो कहता है कि अगर गिरफ्तार नहीं करता है ये सब कंडीशंस होते हुए भी, तो उसको कारण लिखना होगा। कारण लिखना होगा कि उसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मतलब अगर पैसा आपने ले लिया है तो आपको कारण देना पड़ेगा कि आपने क्यों उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया, ठीक है। अगला है अपराध की सजा 7 वर्ष से अधिक है और ऐसा व्यक्ति अपराध करता है, दंड का प्रावधान 7 वर्ष से अधिक है या मृत्यु दंडादेश, कुछ भी हो सकता है ना, 7 वर्ष से अधिक, आजीवन कारावास, मृत्यु दंडादेश कुछ भी है, और उसके बारे में युक्तियुक्त सूचना मिली है, विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने यह अपराध किया है, तो उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। अपराधी उद्घोषित हो, है ना, सेक्शन और याद कर लीजिएगा, ये सेक्शन आपको मिलान करने के लिए आ सकते हैं, उद्घोषित, अपराधी और ये सब, है ना। तो 41 गा किस बारे में बात करता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता कौन है ना, तो ऐसा व्यक्ति जिसको पहले क्या किया, कोर्ट ने समन भेजा, समन भेजता ना, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे प्रोसीजर पूरा, समन भेजा, समन भेजने के बाद नहीं आया तो पुलिस ने क्या किया, वारंट जारी कर दिया, ठीक है। वारंट जारी करने के बाद भी नहीं आया तो इसके बारे में उसके घर पर वारंट चस्पा करा दिया, अब भी वो व्यक्ति नहीं आया तो ऐसे में उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाता है, ऐसे में उसको घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, ठीक है। एक समय सीमा होती है वारंट जारी करने के बाद, अगर व्यक्ति 60 दिन के अंतर्गत नहीं आता है तो उसको फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है, ठीक है। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किस तरीके से घोषित किया जाएगा, क्या प्रोसीजर है, वो आपको धारा 83 में हम पढ़ाएंगे। जब धारा 83 हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किस टाइम कैसे घोषित किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित है पहले से, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के पास चुराई हुई संपत्ति कब्जे में पाई जाती है, अगर चुराई हुई संपत्ति कब्जे में नहीं पाई जाती तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कब्जे में मिल गई है कोई संपत्ति चुराई हुई तो उस व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगला है पुलिस अधिकारी के कार्य में बाधा पहुंचाता है। अगर कोई भागने का प्रयास कर रहा है पुलिस अधिकारी की अवरक्षा से या उसके कार्य में बाधा पहुंचा रहा है, कैसे पहुंचाएगा हम आपको बता चुके हैं कि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को पकड़ने जा रहा है, या पुलिस अधिकारी मान लीजिए कोर्ट जा रहा है और उसका कोर्ट पहुंचना जरूरी है, उसका वो लीगल ड्यूटी है, और उसमें कोई बाधा पहुंचा रहा है तो फिर ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर कोई सशस्त्र बलों से अत्याजक होने का संदेह हो कि ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल से भागा है, तो ऐसी स्थिति में उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और सेना को, जहां सेना या सशस्त्र बल को सूचित किया जाएगा, ठीक है। अगला है किसी ऐसे अपराध को बाहर से बाहर करने का वह दोषी है जो अगर वह कार्य भारत में करता तो अपराध होता, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट किया जा सकता है। और सेकंड लास्ट है कि जो सिद्ध दोष है 356 की उपधारा 5 के अधीन जो नियम बनाए गए थे उन नियमों को भंग कर रहा है तो उसको तुरंत अरेस्ट करेंगे, और जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य व्यक्ति से, पुलिस अधिकारी से आधिकारिक अपेक्षा प्राप्त हो, उस व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। तो सेक्शन 41 आपने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि सेक्शन 41 में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 41 में कब संशोधन किया गया, किस संशोधन द्वारा इसको सबसे ज्यादा संशोधित किया गया, तो सन 2008 में सीआरपीसी का जो संशोधन हुआ था उसमें सेक्शन 41 के अंदर के प्रोविजन भी चेंज किए गए और उसके अतिरिक्त सेक्शन 41A टू सेक्शन 41D जोड़ा गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्शन 41A टू सेक्शन 41D क्या होता है, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन 41, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्री मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ, इवन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है।
कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिशन एपीओ लिखना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करना शुरू कीजिएगा, क्योंकि वीडियो पे अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, आप लोग इनएक्टिव हो जाते हैं बीच में। अगर मैं नहीं कहता हूँ कि मिशन एपीओ मत लिखिए, तो फिर आप एकदम लिखना बंद कर देते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो आपके लिए इसी तरीके का कंटेंट हम लाते रहेंगे। वरना ये तो पेड ग्रुप में भी पढ़ा सकते थे ना, आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इसके बदले आप कम से कम इसको शेयर तो कर सकते हैं। चैनल को आगे बढ़ाने का काम तो आपके हाथों में है ना, वो हमारे हाथों में है नहीं। हमारे हाथ में है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे, उसका मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। सेक्शन 41A से सेक्शन 41D तक नए नए प्रोविजन जोड़े गए हैं। छोटा सा लेक्चर बनेगा, अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे के वीडियोज में और आगे के प्रोविजन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसका जो ये पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा था वो आपने कॉपी पेन में नोट कर लिया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।